हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर और हमने कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको कहा था 1 बाय 1 करके हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। सो पहले हमने डिस्कस किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, CRT बोलो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलो, विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट बोल दो और फाइनली ले देखिए जो डिस्कवरी हुई थी दैट वाज इलेक्ट्रॉन। अब आपको लगा डिस्कवरी तो कहाँ पड़ी थी, हमने तो ये डिस्कस किया था कि एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर हमने कैथोड लगाया है, एनोड लगाया है, लो प्रेशर कर दिया है, हवा भरी हुई थी, लो प्रेशर कर दिया था, हाई वोल्टेज अप्लाई किया और पूरी जो ग्लास रॉड थी, जो हम क्या बोल रहे हैं, रॉड नहीं बोलते, ग्लास ट्यूब जिसे हम कहेंगे, तो ग्लास ट्यूब यानी कि CRT कैथोड रे ट्यूब, उसको हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब कोई भी रे है या कोई भी पार्टिकल अगर उसे स्ट्राइक करता है ना तो वो चमकने लगता है, तो वो फ्लोरोसेंट मटेरियल से क्या थी, कोटेड थी। तो हमने देखा जैसे ही हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई करी तो पूरी की पूरी ग्लास ट्यूब चमकने लग गई थी और हमने देखा कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस चल रही और उन रेस को हमने नाम दिया कैथोड रेस। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए काम किया जे थॉमसन ने। एक होता है ना, हम PhD कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम रिसर्च में क्या करते हैं, काफ़ी काम करते हैं, है ना, साल 2 साल 3 साल, और जितना भी हमने रिसर्च किया, जितना भी हमारा प्रैक्टिकल है, जो भी डेटा है वो हम अवेलेबल करवा के छोड़ देते हैं कि भाई इतना हमने काम किया है, अब आप देख लो। अब नई रिसर्च क्या होती है, उसी काम को आगे बढ़ाने का तरीका है। भाई मान लो थॉमसन क्या कर रहा है, थॉमसन ने विलियम क्रुक्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसने जहाँ छोड़ा है उसको पहले तो उसने रिव्यू किया, पढ़ा, बार बार पढ़ा, है ना, 10 बार 20 बार वैसे क्या क्या काम किया, वो सारा आर्टिकल रिव्यू करके और उसने कहा अच्छा ठीक है, इससे इतना काम किया, अब मैं इसको आगे क्या कर सकता हूँ, है ना, कहाँ वैक्यूम है, कहाँ जगह खाली है, अब मैं इसमें क्या क्या गुंजाइश है काम करने की, उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो थॉमसन ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट, सब कुछ सेम। अब ये कह रहा है कि भाई क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट में आप कह रहे हो कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होती है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट होती है, और दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई कर दूँ सेम स्ट्रेंथ में तो सीधी निकल जाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचता है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींचता है, तो वो सीधी निकल जाती। ठीक है, विलियम क्रुक्स के इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए जे थॉमसन ने इसको कंटिन्यू किया और ये देख रहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे, जिनको आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, वो उसका डेविएशन किस किस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब हम कैथोड रेस की बात करते हैं तो देखो आपको NCERT की कुछ लाइंस क्लियर होनी चाहिए बच्चों। NCERT के पॉइंट के अकॉर्डिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electron। आपको पता है कैथोड रेस सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कैथोड रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो गई, तो अब वो प्लस की तरफ टर्न हुई तो हमने ये माना प्लस की तरफ तो वही टर्न होना चाहिए जो माइनस हो, तो हमने माना कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि नेगेट्रॉन से बनी है, जिसको बाद में स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन से बनी है। सेकेंड जो पॉइंट आपको मैंने लास्ट टर्न पे भी सिखाया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन का डू नॉट डिपेंड अपॉन मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो आपने गैस बदल दी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की, है ना, या फिर आपने कहा कि मैं कैथोड एनोड कभी सिल्वर ले लूँ, गोल्ड ले लूँ, प्लैटिनम ले लूँ, कॉपर ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपने इतना हाई वोल्टेज लगाया है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। तो इलेक्ट्रॉन तो तुम कॉपर वाले इलेक्ट्रोड से निकालो कि सिल्वर वाले से निकालो कि प्लैटिनम से निकालो, क्या ही फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका बिहेवियर या कैथोड रे का बिहेवियर उसमें फिल की हुई गैस CRT के अंदर जो तुमने गैस भरी है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिमिलरली इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो हम कहेंगे भाई चलो इन दोनों पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पक्का है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, मान लेते हैं। अब इसके डेविएशन को स्टडी करते हैं। तो देखो ये हमारा एक्सपेरिमेंट, देखो हमने हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, कैथोड से एनोड की तरफ रेस चली, होल बना दिया, रेज आगे चल रही है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन
है ना, ये हम कहेंगे ये स्क्रीन जो है ये आपका बना हुआ है ZNS का, तो हम कहेंगे ओके भाई फ्लोरोसेंट स्क्रीन ZNS का बना हुआ है ना। इसने फिलहाल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा के दिखाया, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में रेज जो है ये टर्न हो जाती है, ठीक है ना। अब आपकी NCERT में जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह से है और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं, आपको दिख रहा है ना पॉजिटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज जो है पॉजिटिव प्लेट यानी एट द पॉइंट ए डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, और दोनों सेम स्ट्रेंथ के लगा दिए तो फिर सीधी निकल गई। तो थॉमसन क्या कर रहा है, थॉमसन इस चीज़ को स्टडी तो कर रहा है ना, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट यही है। जे थॉमसन ने क्या किया, इन 1897 थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज E टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी E by using cathode ray tube and applying electric and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, है ना। आप 3 फिंगर्स को ऐसे बनाओ, तो अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ यूँ है, कैथोड रेज यूँ चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री पे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब उसको E की जानकारी नहीं है, थॉमसन को ये नहीं पता चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नहीं मुझे नहीं पता, मास कितना है वो नहीं पता, लेकिन E/m को वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, कितने मास पे कितना डेविएशन और कितना चार्ज होगा, तो ये डेविएशन आएगा। तो अलग अलग फील्ड अप्लाई करके, है ना, स्ट्रेंथ अलग अलग अप्लाई करके E/m का रेशियो निकाल रहा है कि भाई इतने मास पे इतना चार्ज हो तो इतना डेविएशन आना चाहिए, इतना मास हो इतना चार्ज हो तो इतना डेविएशन आना चाहिए। स्ट्रेंथ उसके पास ऑलरेडी डेटा नोन है, तो E और m दोनों नहीं पता, बट रेशियो वो निकाल रहा है किससे, डिफ्लेक्शन से। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई डिफ्लेक्शन, अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बच्चों जो आपको फंसाती है NCERT की, इसने जो अपना डेटा दिया वो ठीक है, इसने क्या किया, इंडिविजुअल लगाया सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स और उसका रिजल्ट, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, उस पर सारे एक्सपेरिमेंट उसका रिजल्ट। तो जो E/m निकाला है दोनों एक साथ, दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई करके नहीं निकाला है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के आंसर निकाला है, या ओनली मैग्नेटिक फील्ड, आंसर सेम आ रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया जो है ना, दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई करके E/m नहीं निकाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको बताना है द डेविएशन ऑफ कैथोड रे, है ना, आपने एक्सपेरिमेंट तो देखा ही, तो आपको बताना है डेविएशन, आपकी जो कैथोड रेस का डेविएशन है, आप चाहे इलेक्ट्रॉन कह दो, है ना, चाहे कैथोड रे कह दो, अब तो बात वही है। हमने मान लिया कि ये मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी है, और वो मटेरियल पार्टिकल क्या है, तो भाई वो मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे डेविएशन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कहेंगे अगर इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखें, है ना, तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन, तो देखो पॉजिटिव प्लेट यहाँ साइड है ना, तो डेविएशन कहाँ होगा, तो हम कहेंगे एट द पॉइंट ए, ठीक है। मान लो ये डायग्राम बना के आपसे पूछ ले, है ना, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और आपसे पूछ ले कि लो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन कहाँ होगा, तो आपको ये ध्यान रखना पॉजिटिव प्लेट ऊपर है तो डेविएशन ऊपर होगा, यानी ए पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन इलेक्ट्रिक के ऑपोजिट में होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया देखो, है ना, तो आपको बताना है इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे का जो डेविएशन है वो, तो वो आपको बताना है एट पॉइंट C, ठीक है। और अगर मैं सेम स्ट्रेंथ के दोनों फील्ड अप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम स्ट्रेंथ का अप्लाई कर दूं, तो वो इलेक्ट्रिक तो अपनी तरफ खींचेगा, मैग्नेटिक नीचे की तरफ खींचेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, तो वो सीधा निकल जाएगा। तो आपको बताना है व्हेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेम स्ट्रेंथ, अगर मैं सेम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो फिर कहीं भी डेविएट नहीं होगा, तो आपको बताना है एट पॉइंट B, स्ट्रेट जाना है एंड दैट विल बी एट पॉइंट B, सीधा निकलना है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई ये भी समझ में आ रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, दिख रहा है आपको, प्लस प्लेट माइनस, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और वो डेविएशन
छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, तुम कहेंगे ये तो क्लियर है। अब ये डेविएशन किन बातों पे डिपेंड करता है? आपने कहा भी चलो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैथोड रेज जा रही है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं तो टिल्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। लेकिन डेविएशन मतलब कितना डेविएट होगा, क्या बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है कि स्लाइटली डेविएट हो रहा है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, इनका जो डेविएशन है ये किस किस पे डिपेंड करता है। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, तो बताओ किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या सोचोगे तुम? बोलो, क्या दिमाग चला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा जा रहा है, तुमने टर्न कर दिया, तो तुमने टर्न करा ना, उसको अट्रैक्ट किया, है ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, कम अट्रैक्ट हुआ, अपने पाथ से भटका तो सही, तो कैसे भटका, क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे देखो, एक तो मास, हल्का पार्टिकल होगा ना तो उसको खींचना बहुत ईजी हो जाता है, और भारी पार्टिकल आएगा तो खींच लो फिर। तो हमें बात तो सही, मास ऑफ द पार्टिकल हल्का होगा तो डेविएशन ज़्यादा, है ना, कट खिंच जाएगा, डेविएशन ज़्यादा दिखेगा, और भारी होगा तो हम थोड़ा मुश्किल कर पाएंगे, मुश्किल है उसको खींचना। तो पहला जो है डेविएशन किस पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे भाई मास ऑफ द पार्टिकल। ओके भाई, मास ऑफ द पार्टिकल, है ना भाई, इलेक्ट्रॉन है तो चलो सारे इलेक्ट्रॉन है तो एक जैसा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन देखेंगे अभी, है ना, अल्फा पार्टिकल होता, बीटा होता तो ठीक है। इसमें क्या बताएंगे, तो हम कहेंगे देखो मास ज़्यादा होगा तो फिर डेविएशन कम हो जाएगा, ग्रेटर द मास ऑफ द पार्टिकल लेसर इज द डेविएशन। रीजन, भारी है ना, भारी है तो किसका ना मुश्किल है ना, बात सही। सेकंड, तो बच्चे सेकंड आपका हो गया चार्ज ऑफ द पार्टिकल। चार्ज कैसे, तो देखो मान लो ये तुम्हारी पॉजिटिव प्लेट है ना, अब -1 ही चार्ज है तो डेविएशन इतना ही, -2 चार्ज है ना, तो डेविएशन इतना, और -3 है तो इतना, तो तुम सोचो डेविएशन -3 है तो इतना ज़्यादा जा रहा है ना, 2 में कम है और 1 में और कम है, तो आप बताओगे जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा क्या हो गया, फ्लक्चुएशन, डेविएशन। तो ठीक है भाई, तो सेकेंड पॉइंट कि आपको बताना है डेविएशन किस किस पे डिपेंड करेगा, तो हम कहेंगे मास पे तो करता ही है, एज वेल एज चार्ज ऑफ द पार्टिकल, है ना, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें क्या, तो बच्चे हम कहेंगे चार्ज जितना ज़्यादा होगा डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी डेविएशन। ठीक है, और थर्ड पॉइंट बोलो, तो थर्ड पॉइंट आपने स्ट्रेंथ क्या लगाई, छोटा सा मैग्नेट लगाओगे तो कम ही अट्रैक्शन दिखेगा, बड़ा मैग्नेट लगा दो तो खींचाव ज़्यादा होगा। देखा ये मूवीज़ वगैरह में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना बड़ा मैग्नेट लगाएंगे, जितना बड़ी स्ट्रेंथ लगाएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन आपकी तरफ होगा। ठीक है, तो थर्ड आपको बताना है कि भाई स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, और उतना ही जितना बाकी अदर फैक्टर्स पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे, जितना बड़ा मैग्नेट यूज़ करोगे, डेविएशन या फ्लक्चुएशन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि अलग अलग चीज़ें अप्लाई कर रहा है ना, अलग अलग स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है और आपको रिजल्ट दे रहा है। अब जितना ज़्यादा डेविएशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि चार्ज और मास का रेशियो इतना होना चाहिए, है ना, वैसे फिक्स कर लिया कि भाई अगर एक यूनिफाइड मास मान लो, है ना, एक यूनिफाइड पे इतना चार्ज हो और वो इतना डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो 2 यूनिफाइड पे इतना चार्ज होगा और वो इतना डिफ्लेक्ट करेगा, तो 3 यूनिफाइड पे इतना चार्ज होगा और इतना वो डिफ्लेक्शन। तो वो फाइनली क्या कर रहे हैं, रेशियो बता पा रहा है। मैं जरूरी नहीं आपको एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की बताओ, बट एक्स बाय वाई की तो पता हो ही सकती है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे चार्ज और मास का रेशियो जो है वो इसने फाइंड किया। तो देखो, बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेपरेटली,
है ना, रिजल्ट सेपरेटली है, दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई करके रिजल्ट नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। थॉमसन वॉज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E बाय एम। तो बच्चे E बाय एम कैथोड रेस का बोलिए चाहे इलेक्ट्रॉन का बोलिए कितना, तो हम कहेंगे दिस इज 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, और आपको लगे कि नहीं मैंने तो 11 पढ़ा था, 1.758 इंटू 10⁻11 तो वो कूलम पर किलोग्राम है ना, ग्राम में किलोग्राम रखूंगी तो 10⁻³ ऊपर आ जाएगा तो 8 और 3 10⁻³ 11 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो E बाय एम है इसको हमने नाम दिया है स्पेसिफिक चार्ज। आपसे पूछे कि कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज कितना है तो आपको यही आंसर देना है 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। अब ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये हमने पढ़ लिया कि ये डिपेंड नहीं करता है ना, स्पेसिफिक चार्ज किसका, तो इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रे का, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम कहेंगे भाई हमने साफ बता दिया था। एक तो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस फिल की है, नेचर ऑफ गैस इन CRT, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो आपका CRT था, कैथोड रे ट्यूब है ना, उस पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। और इलेक्ट्रोड का मटेरियल, आपने एनोड किसका लिया है, कैथोड किस मेटल का लिया है, उससे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। सिंपल है। तो आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्लियर। जे थॉमसन ने उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए कहाँ तक पहुँचा दिया वो भी क्लियर। अब क्या हुआ, तो बच्चे थॉमसन हो गया, आपको E बाय एम की वैल्यू पता चल गई है ना। अब चार्ज की बात करें, ठीक है, तो देखो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ये फाइंड किया था मिलीकन ने। अब मिलीकन का जो एक्सपेरिमेंट है वो है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब क्या किया, तो देखो मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक बॉक्स टाइप इसके पास इंस्ट्रूमेंट है, एपरेटस है, मशीन है ना, उसको उसने नाम दिया एटोमाइज़र। बॉक्स बना हुआ है, लोहे का डब्बा होता है ना घर में, वैसा एक बॉक्स टाइप इसके पास मशीन, नाम दे दिया एटोमाइज़र। करना क्या है, तो एटोमाइज़र में इसने क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। मिस्ट समझते, कोहरा होता है, तो कोहरे में क्या होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती, फॉग होता है ना, तो फॉग में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट स्मॉल इन द एयर सस्पेंडेड, तो हम कहेंगे हाँ पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है जो एयर के अंदर क्या होती है, कंप्लीटली सस्पेंडेड होती, मिक्स नहीं होती। सिमिलरली इसने ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। टेलीस्कोप है इसके पास, बिल्कुल माइक्रोमीटर वाला टेलीस्कोप है, ये एक ड्रॉपलेट को देख सकता है ना, मशीन है इसके पास पूरी तैयार। अब तो बाकी तो हवा भरी हुई, उस एयर को इसने क्या किया, एक्सरेज डाल के उस एयर को आयोनाइज्ड कर दिया। तो जैसे अपन नहीं करते थे बालों में कंघा रगड़ते हैं, फिर छोटे बच्चे क्या करते हैं, कागज़ लगे होते हैं तो कंघे से उस कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करते हैं और खिंच जाता है। सिमिलरली इसने क्या किया, एक्सरे पास करके जो एटोमाइज़र है उसमें हवा थी उसको इसने आयोनाइज्ड कर दिया, और ऑयल ड्रॉपलेट्स गिर रही है, और ऑयल ड्रॉपलेट जो गिर रही है ना उसको कंट्रोल कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, गिरने की स्पीड बढ़ा सकता है, रोक सकता है, कम कर सकता है, सब कुछ इसके हाथ में, और देख भी सकता है। अब जो हवा है वो भी चार्ज है ना, और वो चार्ज को एक्वायर कर लेगा ऑयल ड्रॉपलेट क्या करेगी, उसी चार्ज को कैरी कर लेगी। अब ये क्या देख रहा है कि हर ऑयल ड्रॉपलेट का जो चार्ज है वो, तो देखो तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तुम्हें याद है तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है फिजिक्स में या 9th-10th में, Q = NE है ना। यहाँ पे N क्या है, तो हम कहेंगे N की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। E क्या है, तो हम कहेंगे E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब तुम कहोगे तो पहले से बता इसने क्या किया, तो ये वही तो कह रहा है, ये कह रहा है हर तेल की बूंद, ईच एंड एवरी ऑयल ड्रॉपलेट विच इज इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, है ना, वो मिस्ट के फॉर्म में जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो कितना चार्ज कैरी कर रही है, तो वो इस चार्ज का n टाइम्स, इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम 10 टाइम 20 टाइम ये कैरी कर रही। तो ये कह रहा है जो चार्ज है ना, जो सबसे छोटा चार्ज है वो इतना होगा, क्योंकि मेरे पास आंसर इसका मल्टीपल आ रहा है, डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम ऐसा आ रहा है, तो मिनिमम चार्ज ये होगा। तो हम कहेंगे ओके भाई, ऐसे तो आपने मुझे मिनिमम चार्ज दे दिया। अभी तक तो हमें एक ही फंडामेंटल पार्टिकल की जानकारी थी और वो पार्टिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन।
थॉमसन ने क्या कहा, भाई मैं E/m दे देता हूँ। मिलिकन क्या कह रहा है कि मैं आपको E दे देता हूँ। तो तुम्हें E/m भी पता है, तुम्हें E भी पता है, तो तुम m तो बता ही सकते हो। तो हम कहेंगे बात तो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई दोनों एक्सपेरिमेंट को मिला के ये कहना है कि चलो देखो आपको E पता है ना, और हमें E/m पता है। तो बच्चे E और डिवाइडेड बाय क्या, E/m, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, तो मैं कहूँगी m आ जाएगा, है ना। और m क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब चार्ज कितना दिया, तो मैं कहूँगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और E/m कितना है, तो 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है। और सॉल्यूशन, तो भाई इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो ये जो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 आया है ना, और 31 कर दो तो किलोग्राम। तो मैं कहूँगी ये जो है दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या है, तो भाई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि खोज तो वहाँ से चली थी विलियम क्रोक्स के एक्सपेरिमेंट से। आप बस एक छोटी सी ग्लास की ट्यूब लेके आए हो, उसमें आपने काम करना शुरू किया, उस रिसर्च को अपने आगे बढ़ाया, है ना। और उसी रिसर्च से आते आते मिलिकन ने क्या किया, मैं चार्ज बता देता हूँ आपको कि भाई कोई भी पार्टिकल में मिनिमम चार्ज इतना होना चाहिए। तो हमारे पास तो फिलहाल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही था, नेगेटिव था, हमें पता ही है ना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो आपको दे रहा है, तो मुझे E/m पता है, मुझे E पता है, तो मुझे मास भी पता चल गया। तो जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसकी काफ़ी जानकारी है ना। क्या जानकारी, तो हम कहेंगे भाई देखो एक तो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, इसका चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस पे टर्न हो रहा है। इसका मास कितना है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इसका मास है। और इसका E/m कितना है, तो 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम है। काफ़ी सारी जानकारी। तो हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, नेगेटिव के बारे में इतनी जानकारी है, तो एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, यानी अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नेगेटिव है तो पॉजिटिव घूम ही रही है। तुम्हारे को जानकारी नहीं है लेकिन होगी तो सही, क्योंकि ओवरऑल तो एटम न्यूट्रल होता है। तो हम कहेंगे जहाँ माइनस वहाँ प्लस, लेकिन प्लस मिल क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा है, तो दिखना चाहिए भाई, है ना। मैं कहूँगी पानी हो जाए कैटायन, कैटायन का तो नज़र आ रहा है एनायन, तो तुम कहोगे एनायन होगा, अकेला कैटायन आएगा कहाँ से, एनायन होना चाहिए। सिमिलरली अकेला माइनस कैसे होगा, एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है ना। तो न्यूट्रल होता है तो फिर उसका प्लस कहाँ है। तो हमने कहा चलो शुरू कहाँ से किया था, तो शुरू तो हमने कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। तो कह रहे जब आपने कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट किया तो आपने क्या किया था, तो हमने ऐसा कुछ बनाया था। देखो शुरू में हमने एक पिक्चर बनाया था, मैंने आपको कहा था 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले लो, ले लिया भाई, है ना। बैटरी लगानी है आपको, कैथोड लगाना, एनोड लगाना और बैटरी लगाना। कितनी, तो हमने कहा था 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा देना। ठीक है। यहाँ वैक्यूम पंप लगा देना, मैंने आपको कहा था लो प्रेशर चाहिए, है ना भाई। भीड़ कम होगी तो मुझे सारा रास्ता दिखेगा, जो भी आदमी दौड़ रहा है मुझे उसका रास्ता पता चलेगा कि इसका पाथ क्या है। भीड़ ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे तो मैं पाथ नहीं देख पाऊंगी, फिर वो जिगजैग जिगजैग करेगा, प्रॉब्लम होगी। तो लो प्रेशर, गैस एटम्स कम। अभी कह रहा है हवा भरो, इच्छा है आपकी, कोई भी गैस भर दो, आपकी इच्छा है, लेकिन इस बार उस पर सब कुछ बातें डिपेंड करेंगी। ठीक है। वैक्यूम पंप हमने लगा ही दिया, प्रेशर आपको पता है हम लिख देते लो प्रेशर अप्लाई कर। तो ये तो सेम एक्सपेरिमेंट हो गया ना, हमने डे 1 से यही तो किया था। फिर आप थोड़ी देर में कहोगे भाई एनोड में थोड़ा होल बना दो, पीछे स्क्रीन लगा दो। तो ये कह रहा आपने एनोड में होल लगाया, है ना, होल बना दिया, और आपने देखा कि भाई ठीक है कैथोड से एनोड को चल रहा है, तो आप कैथोड में होल करके क्यों नहीं देख रहे हो। एनोड में ही आपने होल किया और आपने देखा कि भाई ये चीज़ चल रही, उल्टा भी तो पॉसिबल था, तो दिमाग ही नहीं चला। इतना सोचने में तो 25-30 साल लग गए, क्योंकि कैथोड और एनोड कैनाल रे एक्सपेरिमेंट और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी और प्रोटॉन डिस्कवरी में करीब 30-40 साल का फ़र्क है, तो इतना दिमाग ही नहीं चला, है ना। तो अब ये कह रहा है कि देखो थोड़ा प्रॉब्लम भी है, वहाँ तो आपने कहा कैथोड रे चल रही है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, एनोड रे चल रही है इसका मतलब नहीं है कि प्रोटॉन चल रहा है, कोई गारंटी नहीं है प्रोटॉन चल रहा है ना। तो हम ये ज़रूर देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, चलो परफोरेटेड ही ले लेते हैं, एक होल की बात की, हमने बहुत सारे छेद बना दिए इसमें, तो हमने ले लिया परफोरेटेड कैथोड, चलनी होती है ना वैसा। ठीक है। तो दिस इज परफोरेटेड कैथोड, है ना, ये लगा दी।
और यहाँ हम लगा लेते हैं क्या, एनोड, ठीक है। और इस बार ट्यूब तो पूरी कोटेड है ना, और इस बार हम स्क्रीन जो है वो यहाँ लगा लेते हैं कि यहाँ हमें कुछ स्पेसिफिक नज़र आए, तो ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया ZnS का स्क्रीन और वो फ्लोरोसेंट। अब तुम्हें पता है वो फ्लोरोसेंट है, उस पर अगर कुछ आगे टकराया तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ZnS का स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन जो है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, 10,000 तो हमें देना ही था कम से कम, ज़्यादा भी लगा सकते, अच्छे रिजल्ट्स के लिए ज़्यादा लगा सकते, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, तो अब देखो पहले तो क्या था कि आपने इलेक्ट्रॉन को खींचा कैथोड के अंदर से, अब प्रोटॉन थोड़ा ना खींच सकते हैं, ये तो है नहीं कि मैं इतनी वोल्टेज लगा दूं और इसमें से प्रोटॉन निकल के बाहर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो अभी तक भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कॉपर में से 29 के 29 प्रोटॉन खींच लिए बाहर, ऐसा तो कुछ नहीं। तो प्रोटॉन नहीं खींचने वाले, ये कह रहा है यहाँ आप जो गैस भर रहे हो ना, इतने वोल्टेज में क्या होता है, ये जो गैस है, लाइक मान लो मैंने सबसे हल्की गैस भर दी हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच्चे हाई वोल्टेज लगाए ना तुमने, तो हाई वोल्टेज पे क्या हुआ, हाई वोल्टेज पे हाइड्रोजन गैस जो है वो एटोमाइज्ड, एटम फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना। और फिर इसने क्या किया, H+ बना दिया और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ये अब इलेक्ट्रॉन तो चल रहे थे आपके कैथोड से एनोड, इलेक्ट्रॉन चलने से कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, चाहे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा गैस से फाइंड हुआ, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन गैस ही फिल करती हूँ, तो देखो हाइड्रोजन गैस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अभी तक हमें जानकारी नहीं है प्रोटॉन है, लेकिन हमें इतनी तो जानकारी है कि H+ है, और H+ को तुम प्रोटॉन ही तो बोलते हो, है ना। अगर तुमसे कोई पूछे एसिड क्या होता है, तो तुम कहोगे ना जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है वो एसिड होता है। फिर नई डेफिनेशन में तुम बोलते हो जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है। फिर प्रोटॉन और H+ एक ही तो होते हैं, क्योंकि H एटम, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि भाई आयोनाइज्ड जो गैस है ना, उसका पॉजिटिव आयन चल रहा है। तो ये तो ठीक है, आपने हाइड्रोजन भरी है इसलिए आपका प्रोटॉन चल रहा है। तो एनोड रेज मतलब एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज चल रही है, और स्क्रीन पे हमें सेम स्पॉट्स दिख रहे हैं, स्क्रीन हमारा फ्लैश कर रहा है। तो हम कहेंगे कैथोड रे चलती है, साथ साथ में एनोड रेज भी चलती है। लेकिन जब कैथोड रेज चलती है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये पक्का है। लेकिन जब एनोड रेज चलती है तो प्रोटॉन चल रहे हैं, ये पक्का नहीं है। ये तभी पक्का होगा जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल किया है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एकमात्र गैस है जो सिंगल प्रोटॉन रखती है। मान लो तुमने ऑक्सीजन भर दी, तो तुम ऑक्सीजन भर दी तो वो O और O में डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 10,000 वोल्ट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती। तो गैस क्या हो गई, एटॉमिक फॉर्म में, और उसके बाद O+ हो गया। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो ठीक है, वो तो कैथोड रे। लेकिन अब एक प्रोटॉन का चल रहा है, 8 प्रोटॉन एक साथ चल रहे हैं, कैटायन, है ना। तो 8 प्रोटॉन आपके एक साथ चल रहे हैं, और वो चल रहे हैं, उसको आप क्या कह रहे हो, एनोड रे। तो उसको आप क्या बोलोगे, एक प्रोटॉन बोल दोगे क्या, तो हम कहेंगे नहीं, वो तो एनोड रे, एनोड से कैथोड। अब कैथोड रेज तो कैथोड से निकलती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से ही निकलता था। लेकिन एनोड रे एनोड से थोड़ी निकलती है, प्रोटॉन थोड़ी ना दे रहा है आपका मेटल, है ना। प्रोटॉन कौन दे रहा है, तो प्रोटॉन तो एक्चुअली कोई दे ही नहीं रहा, है ना। एक्चुअली हमारी तो आयोनाइज्ड गैस चल रही है। तो एनोड रेज मूव करती है बिटवीन एनोड टू कैथोड, एनोड से जनरेट नहीं होती है। यूँ नहीं एनोड से निकलने वाली रे एनोड रे, नहीं। कैथोड से निकलने वाली कैथोड रे, बिल्कुल सही। एनोड से निकलती है क्या, नहीं, कौन कोई नहीं निकलती, वो बीच में होती है, वो कैटायन से जो चल रहे हैं। और अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो एक्चुअली वो प्रोटॉन चल रहा है, और वो प्रोटॉन चल रहा है मतलब वो आपकी एनोड रे है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, है ना। AR वाले क्वेश्चन में आप यहीं फंसते हो, क्योंकि नॉलेज नहीं होता है। कैथोड रे, हाँ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रे, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन। तो फिर वो है ना, एक्सपेरिमेंट उल्टा कर दिया, क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया, तो एनोड रे चल रहे, प्रोटॉन चल रहे, प्रोटॉन चल रहे, एनोड रे सेम, गलत। एनोड रे का प्रोटॉन से क्या लेना देना, है ना। स्पेशली हाइड्रोजन गैस भर दी तो आपकी एनोड रे प्रोटॉन है, अदरवाइज तो वो गैस आयोनाइज्ड है और उसका प्लस आयन चल रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। तो बात तो सही, ठीक है। अब हम कहते हैं अच्छा भाई यहाँ पे भी तुम E/m निकाल दो, क्लियर। तो अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, E/m तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी तो गैस बदलती, बातें बदल गई, तो बिल्कुल बदल गई, है ना। तो E/m
तो मुझे बताओ कि अगर मैं m जो है मास मिनिमम रख दूं, है ना, इफ मास मिनिमम, तो E बाय एम क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगी मास मिनिमम रख दोगे तो E बाय एम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इफ मास इज मिनिमम तो E बाय एम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम मास वाली गैस हमने, अब मोल कॉन्सेप्ट तो आ ही गया था ना, मोल कॉन्सेप्ट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको पहले ही पता चल गया था कि मिनिमम मास जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस का है। H को हमने एक यूनिफाइड मास दिया है, तो 2 H2 है ना, 2 एटम है ना, तो 2 यूनिफाइड मास है, इससे छोटा मास तो हमें कोई गैस का मिला नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तो मिनिमम मास जो है तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो E बाय एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए मिलेगी, तो बच्चे वो मिलेगी हाइड्रोजन गैस के लिए। तो ये भी सवाल है, तो कौन सी गैस है जिसका E बाय एम मैक्सिमम है, आंसर हाइड्रोजन। मतलब कि मैं गैस बदल दूँ तो E बाय एम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम है तो आंसर तो कम होने वाले, तो हम कहेंगे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो E बाय एम फॉर हाइड्रोजन, या अब मैं कह दूँ फॉर प्रोटॉन कितना है, तो कितना है देखो, है ना, H2 गैस, आपको तो पता है E बाय एम पर्टिकुलर एटम पे आया है, H प्लस पे आया है, तो मास 1 यूनिट है। ठीक है, तो हम कहेंगे E बाय एम प्रोटॉन का होता है 9.584 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम। ठीक है, अब E बाय एम आ गया। अब तुम्हें लगे चार्ज मिलिकन ऑयल ड्रॉप से लो, तो क्यों लो, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही तो पॉजिटिव होगा। तो जब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में इतना है, तो प्रोटॉन का चार्ज बस प्लस में है तो इतना ही ना, कम ज़्यादा क्या करना है, तो बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है प्रोटॉन का ऑपोजिट है, होगा तो उतना ही ना, है ना, वैल्यू तो बराबर होगी ना, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ना, डायरेक्शन अलग है, मतलब साइन अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, वैल्यू तो सेम आएगी ना, तो मेरी बात तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन खाली नेगेटिव, प्रोटॉन खाली पॉजिटिव। चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर कोई क्वेश्चन मिले कि प्रोटॉन का चार्ज निकालो, 10 प्रोटॉन है, चार्ज निकालो, तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का ही लिखो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और साइन हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी जानकारी हो गई। एक्सपेरिमेंट आपका कैथोड रे की जगह क्या चल रहा है, एनोड रे, सेम एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो बच्चे इसको हम बोलते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रेज का दूसरा नाम तो हम कहेंगे कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। अब थॉमसन भी दे सकता था, लेकिन उसकी रिसर्च वहीं खत्म होगी, है ना। इसके बाद उसी रिसर्च को आगे बढ़ाया गोल्डस्टाइन क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, आप इसमें एनोड में होल बना दिए, सारा रिसर्च कर लिया, कैथोड में भी तो देख लेते, स्टूडेंट है, धीरे धीरे आएंगे, टाइम लगेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए गोल्डस्टाइन ने किसकी डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली। ठीक है, अब प्रोटॉन, अगर हाइड्रोजन भरते हो तो प्रोटॉन ही है, एनोड रेज है तो कैरेक्टर सेम कैरेक्टर, लेकिन कैथोड रे इलेक्ट्रॉन चल रही थी, एनोड रेज व्हेन हाइड्रोजन गैस फिल्ड, मतलब प्रोटॉन चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो हल्का है, प्रोटॉन भारी है ना। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में रिलेशन क्या है, तो तुम बताओगे कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास आपने अभी देखा था 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना, -31 kg और 21 ग्राम्स। और अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये तो एक यूनिफाइड, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, सबसे छोटा मास क्या होता है, तो हमने कहा था एक है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एक यूनिफाइड मास, और वही प्रोटॉन का मास है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास तो ले देखिए उतना ही मिलना था, तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास का लमसम लगभग 1840 टाइम्स, है ना, 2000वां पार्ट होता है तब भी ठीक है, एग्जैक्टली 1837 टाइम्स होता है, या 1840वां पार्ट होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई प्रोटॉन के मास को हमने एक यूनिट माना है, आप तो उसका भी 2000वें पार्ट की बात कर रहे हो, है ना। तो जो सबसे छोटी यूनिट मैंने मानी है उसके बाद हम कहेंगे ठीक है नेग्लेक्ट मान लो, है ना। जैसे सब्जी की दुकान पे जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, मिनिमम कितनी सब्जी खरीदनी है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम, है ना। अब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम अगर तुम सब्जी एक्स्ट्रा ले लेते हो तो क्या कहते हैं, जान दो, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ क्या है, नेग्लिजिबल है, क्या 2, 4, 5 ग्राम को तो मैं क्या ही वे करूँ, फ्री है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। सिमिलरली जब आपने एक यूनिट मास दे दिया, भाई मैं इतना मास तो मानूंगा, अब उस मास का मैं कहूँ 2000वां पार्ट, तो तुम क्या कहोगे, जान दो, मतलब नहीं। तो काफ़ी टाइम जब हम कुछ पढ़ेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस टाइम हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन मास नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मैं नेग्लेक्ट क्यों कर रही हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा मास है, इसी की कैलकुलेशन कर लूँ बहुत है, इसके 2000 वाले पार्ट पे जाऊँगी तो बहुत छोटे लेवल पे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो काफ़ी बार हम उसको छेड़ेंगे ही नहीं कि ठीक है इलेक्ट्रॉन का मास है, नेग्लेक्ट कर देते। तो अब ले देखिए हमारे पास दो चीज़ें डिस्कवर हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब मैंने कहा था कैथोड रे चल रही मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे, अब प्रोटॉन चल रहे हैं मान लो एनोड रे एक्सपेरिमेंट में, तो इलेक्ट्रॉन हल्का है, आप खुद ही कह रहे हो, प्रोटॉन भारी है, तो क्या मैं कह दूँ कैथोड रे की स्पीड एनोड रे की स्पीड से तेज होगी? बिल्कुल होगी, हल्की चीज़ है तो तेज चलेगी ना। तो वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे ग्रेटर देन एनोड रे। फिर कैथोड रे का E/m तो गैस पर डिपेंड कर नहीं रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कोई गैस का हो कोई मेटल का हो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन प्रोटॉन तो आपको मिला ही हाइड्रोजन से था, बाकी तो आपको प्रोटॉन के सेट मिल रहे थे। तो हम कहेंगे अब गैस बदलोगे ना तो E/m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम आपको मैक्स टू मैक्स वैल्यू दे रहे हैं, और वो मैक्स टू मैक्स वैल्यू किसकी थी, वो हाइड्रोजन गैस की थी। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर E/m जो है डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की हुई गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड मटेरियल भी ये भी नहीं करेगा, लेकिन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं कि भाई एनोड रेज हो गया, डिस्कवरी हो गई हमारे पास, प्रोटॉन डिस्कवर्ड, तो हम कहेंगे गोल्डस्टाइन। प्रोटॉन का चार्ज प्लस में हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का है उतना ही, लेकिन पॉजिटिव, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर आप इसको 1 AMU बोल दो। अब 1.00 है, एग्जैक्ट 1.0072 यूनिफाइड मास, ठीक है। फिर प्रोटॉन इज डिफाइंड एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज मास नियरली 1 यूनिट या 1 यूनिफाइड, और चार्ज भी +1 यूनिट, ठीक है। तो अब हम जब E/m के क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे कि प्रोटॉन का चार्ज लिखो 1.6 प्लस में, प्रोटॉन का मास लिखो 1.673, ऐसे नहीं करना है। हम प्लस एक चार्ज मान लेंगे 1 यूनिट, और 1 यूनिफाइड को भी मान लेंगे 1 यूनिट। फिर मान लो तुमसे अल्फा के कंपेयर करेगा, न्यूट्रॉन का कंपेयर करेगा, मान लो तुम्हें कह लो मेसोन का E/m, प्रोटॉन का E/m और अल्फा का E/m, इनमें कंपैरिजन करो। तो प्रॉब्लम क्या है, सबका मास सबका चार्ज पता होना चाहिए। फिर अगर तुम उस टाइम पूरा लिखने बैठ जाओगे तो गड़बड़ है। उस टाइम प्रोटॉन के चार्ज को +1 मान लो, बाकी तो है ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो तो सबका ही है ना, और मास तो उसको भी 1 यूनिट मान लो, बात ही खत्म, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन की जानकारी। नाउ पॉजिटिव रेज, एनोड रेज, कैनाल रेज, सब कुछ एक ही है, और बता रही है आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी। किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम कहेंगे गोल्डस्टाइन ने। एक्सपेरिमेंट वही है, सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। फ़र्क क्या था, तो इस बार हमने एनोड में होल करने की जगह परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया। फिर जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, लो प्रेशर रखेंगे, तो हमको नई रेज मिली, है ना। अब ये जो रेज है सेम जैसे कैथोड रे चलती है उसकी टाइम, यूँ नहीं है कैथोड रे अलग टाइम चलती है एनोड रे अलग टाइम चलती है, नहीं। आपको पता 40 साल बाद में चला गया, अच्छा भाई एक और रे चल रही, चल तो शुरू से ही थी, है ना। तो जैसे जैसे कैथोड रे चलती है अपोजिट डायरेक्शन में, साथ साथ में एनोड रेज भी चलती है, ठीक है। अब इनको हमने नाम दे दिया कैनाल रे और एनोड रे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। स्पीड थोड़ी इनकी स्लो है, तो वो ठीक है भाई, भारी है थोड़ा सा। देन प्रॉपर्टीज़ में तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन चलेगी, शेडो जरूर बनाएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में पक्का डेविएट होगी। भाई वो इलेक्ट्रॉन था तो वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, ये ऑब्वियसली प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो ये कहाँ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस वाली प्लेट की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी होती है, हीटिंग इफेक्ट जरूर करेगी। E/m जो है वो E/m रेशियो फॉर दीज रेज इज सिमिलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलर इन द सेंस मतलब समझे, E/m इनका मैंने आपको बताया ही था, और E/m इलेक्ट्रॉन का भी हमने बताया था, है ना। E/m क्या था इलेक्ट्रॉन का, तो आपका है 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। और यहाँ पे तो भाई अगर आप प्रोटॉन लेते हैं तो ये हो जाएगा 9.584
इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है, इस लाइन को आप काट दो, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको E/m का ध्यान रखना है, इसका E/m इतना है, इसका E/m इतना है। ठीक है, देन तो अनलाइक कैथोड रेज देयर E/m वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये हम 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि इनका E/m फिल्ड गैस की नेचर पर डिपेंड क्यों करता है। ठीक है, फिर ये भी वही ZnS स्क्रीन है, तो ZnS स्क्रीन से जैसे ही टकराएगी तो फ्लोरोसेंट है ना, ये स्पॉट छोड़ देगी। ठीक है, फिर मेटल फॉइल अगर पतली है तो उसको आर पार निकल जाएगी। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। तो बच्चे सबसे पहले गैस क्या हुई थी, कोई भी गैस ले लो तो सबसे पहले वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई और उसके बाद में वो आयंस में कन्वर्ट हुई, और ये जो आयंस थे ये आयंस ही क्या बना रहे थे, एनोड रेज बना रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन देखो कैथोड से निकला, चाहे इलेक्ट्रॉन इस गैस से निकला तो इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे मान लो मैं पानी में NaCl घोल दूँ या पानी में KCl घोल दूँ तो मुझे क्लोराइड तो मिलेगा ही। NaCl भी क्या बनाएगा, Na+Cl- और KCl भी क्या बनाएगा, K+ और Cl-। अब मैं कहूँगी लो बताओ ये Cl- कहाँ से आया, तो क्या तुम कैपेबल हो कि तुम मुझे बता सकोगे मैडम ये NaCl से आया या ये KCl से आया। तुम कहोगे Cl तो Cl है ना, कहीं से आया, Cl- है, किसी से भी आ सकता है, उसको पहचानूंगा कैसे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या गारंटी कि कैथोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो ये भी था, कोई भी इलेक्ट्रॉन चलेगा और वो कंटिन्यू चलेगा, तो चलेगा कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट वो है। ठीक है ना, और ये जो आयंस है ये आपके चलेंगे डायरेक्शन एनोड वाली साइड से कैथोड वाली साइड की तरफ। ठीक है, फिर तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर सकती है ना, जैसे वहाँ था फोटोग्राफिक प्लेट है तो खराब हो जाती थी, सिमिलरली इसमें है ना। तो ये कैरेक्टर्स थे कैथोड रेस के, एनोड रेस के, प्रोटॉन डिस्कवरी के, और इनका कंपैरेटिव स्टडी इंक्लूडिंग मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कैथोड रे, एनोड रे, प्रोटॉन डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, है ना। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल तो वो है। अभी तो हमने प्लस और माइनस न्यूट्रल तो पढ़ लिया, लेकिन आपको लग रहा है जो एटम का वजन है ना, वो वजन प्रोटॉन अकेला उठा नहीं पा रहा है। एटम का भार तो इतना आ रहा है, आप कितने ही प्रोटॉन दे दो तो मुझे नहीं लग रहा कि ये वजन वेट मैच कर रहा है। तो उसकी वजह क्या है और क्या चीज़ छुपी हुई है इसके अंदर, वो हमें पढ़ना है। अब वो लेट क्यों डिस्कवर हुआ, तो देखो इलेक्ट्रॉन बेचारा कैथोड रे चल रही थी, आपने थोड़ी खुराफात लगाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, तो कैथोड रे टिल्ट हो गई प्लस की तरफ। सिमिलरली एनोड रे चल रही थी, आपने फिर जुगाड़ लगाया कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, तो वो टिल्ट हो गई। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो टिल्ट होने से रहा, है ना, और बाहर भी नहीं निकलता। तो न्यूट्रॉन यूँ तो नहीं भाई न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन बाहर आ गया और आपने देख लिया, ऐसा भी नहीं है। कैटायन एनायन तो चल सकता है, न्यूट्रॉन तो चल भी नहीं सकता, है ना। तो हम कहेंगे उसका मूवमेंट नहीं था, उसमें चार्ज नहीं था, तो हम पता ही नहीं कर पाए कि भाई एक और पार्टिकल है, लेकिन डाउट जरूर था। अब ये डाउट जो है ये आपका क्लियर होगा किससे, रदरफोर्ड मॉडल से। तो नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल जो बताएगा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट जो बताएगा एक नया पार्टिकल है और उसको हम नाम दे रहे हैं न्यूट्रॉन, और इंक्लूडिंग थॉमसन मॉडल। तो ये सब चीज़ें पढ़नी हो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।